अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। और जो इदारे हैं उनमें खलीज बढ़ती चली जा रही है। आज अब से कुछ देर पहले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वो जो हाफिज़ कुरान को इजाफी 20 नंबर देने वाला केस है उसमें अपना तफसीली नोट जारी किया है, जिससे बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। और ये जो खलीज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़ास तौर पे हमें नज़र आ रही है, उसको मज़ीद वाज़े और मज़ीद उसको बढ़ा दिया है। ज़रा इसके ऊपर हमने आज बात करनी है। और फिर पीपल्स पार्टी ने एक तजवीज़ भी दी है, अपने जो उनका पार्टी का इजलास हुआ उसमें, उसके ऊपर भी अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो अपने ये फ़ैसले में, या इसको नोट कहें, उसमें लिखते हैं, आपको याद होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद ने एक फ़ैसला जारी किया था, जिसमें उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने करार दिया था कि जी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होली सोली जो इख्तियार है उनका सो मोटो लेने का, बेंचेस बनाने का, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात किए थे। अब इसके ऊपर एक 6 रुकनी बेंच बना दिया था चीफ जस्टिस साहब ने, और उनके जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने उसका नोटिफिकेशन जारी किया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा लिखते हैं कि आमरीत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ये जो खुद नोटिस में जो 4 अप्रैल का ऑर्डर जारी किया गया, यानी 6 रुकनी बेंच बनाने का जो ऑर्डर जारी किया गया, वो जो 29 मार्च का फैसला 3 रुकनी जज ने दिया, उसको बेंच ने दिया, उसको मनसूख नहीं कर सकता, क्योंकि वो आईनी बेंच था। वो कहते इशरत अली जो रजिस्ट्रार थे उनको तो डी नोटिफाई कर दिया था, उन तो मजाज ही नहीं थे उसके बाद कि वो कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन जारी करते। न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो होली सोली सारे इख्तियारात उनके पास नहीं होते। आइन सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से डिफ़ाइन करता है कि चीफ जस्टिस और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यानी जो बाकी जजेस हैं, उनकी भी जो राय है उसको मुकद्दम रखा जाना चाहिए। फिर ये भी कहते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जुरिस्डिक्शन के मामले और जो बेंच बनाया गया 6 रुकनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज़ की बुनियाद पर, वो तो इस समाअत का जवाज़ ही नहीं उनका करने का बनता था, वो तो अहल ही नहीं था कि वो समाअत करे। इसके बाद और भी उन्होंने बहुत बातें की हैं जो हमने प्रोग्राम में डिस्कस करनी है, लेकिन ये बात आई है ज़राए से सामने कि पीपल्स पार्टी का जो इजलास हुआ है फ्राइडे को, उसके अंदर ये तजवीज़ पेश की गई है कि तमाम जितने भी इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के जो हुकूमत में हैं, और पीपल्स पार्टी जो है वो एक इजलास बुलाए जिसमें पीटीआई को भी दावत दी जाए। और ये जो अदालत में मामला चल रहा है, ख़ास तौर पे जो 3243 के ऊपर सारा इब्हाम पैदा हो रहा है, ये मज़ीद कई बहरानों को जन्म दे रहा है। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स, सियासी स्टेक होल्डर्स बैठ के, तमाम जमातें बैठ के इसका कोई हल निकाले। सवाल इसके ऊपर कुछ यूँ कि क्या तमाम सियासी जमातों को पीपल्स पार्टी की दावत पर इकट्ठा होकर बहरान से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। बट हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा जो मामला है, और ख़ास तौर पर ये जो आज जजमेंट आई है, जो नोट आया है तफसीली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, जिससे मामला बड़े गंभीर हो गए। हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूँगी। ये तो मामला बड़ा मुबहम हो गया है। अब इससे पहले कि हम सबको इकट्ठा करने की बात करें, ये जो खलीज, ये जो दरार है सुप्रीम कोर्ट में, आज जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने, वो तो बहुत ही गौरतलब अल्फाज है। अलीना, ये जो नोट आया है, या उसको नोट कहें या ऑर्डर कहें, इसमें तो मैं कहूँगी कि काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं, सिर्फ चीफ जस्टिस पे नहीं, लेकिन उन 6 मेंबरान पे जो जजेस थे जिन्होंने 4 अप्रैल को अपना ऑर्डर पास किया था। इसमें वो कह रहे हैं बेंच बनाया गया जिसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं थी, और ना ही कोई नोटिस, और बेंच भी बन गया, उसका फैसला भी आ गया, किसी को पता भी नहीं, और ना ही नोटिस भेजा गया जो एक रिक्वायरमेंट होती है अटॉर्नी जनरल को, और ना ही नोटिस भेजा गया जिनका केस सुना जा रहा था, वो थी पीएमडीसी। लेकिन जस्टिस ईसा लिखते हैं कि ऑर्डर में लिखा है 6 जज के बेंच के ऑर्डर में कि ये दोनों जो थे वो इन अटेंडेंस थे, काउंसिल भी बीएमडीसी की इन अटेंडेंस थी, अटॉर्नी जनरल भी इन अटेंडेंस थे। फिर वो कहते हैं कि ये उसको वो कहते हैं अप्रैल 4 नोट, अप्रैल फूल्स नोट वैसे लिख देते तो शायद हमें बेहतर समझ आता, लेकिन अप्रैल 4 नोट उन्होंने कहा ये ऑर्डर भी नहीं है और उसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है। तो सबसे अहम बात इसमें जो थी वो ये थी कि उन्होंने कहा है और याद दिलाया है इन 6 जजेस को और चीफ जस्टिस को
कि आप एक हलफ उठाते हैं, आईनी हलफ उठाते हैं, और अगर आप आईन के मुताबिक नहीं काम करेंगे तो आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि पूरी दुनिया में मोनार्कीज और डिक्टेटरशिप खत्म हो रही है, लेकिन हमारे कोर्ट रूम में तासुर ये जा रहा है कि बड़े एक ऑटोक्रेटिक तरीके से फैसले किए जा रहे हैं और आइन को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। तो जैसे मैंने कहा, ये बहुत संगीन इल्जाम है, और अगर जैसे जस्टिस अतर मिनेला का नोट आया है, ऑर्डर आया है, और अब जस्टिस ईसा का आया है, इसके बाद एक केस शायद बनाने की कोशिश करे हुकूमत ऑफ मिसकंडक्ट चीफ जस्टिस के खिलाफ। अब वो कितना मजबूत केस होगा मैं नहीं कह सकती, मेरी कुछ कानूनदान से भी इस पर बात होती, कानूनी माहिरीन से, वो कहते हैं कि मिसकंडक्ट साबित करना एक जज के खिलाफ इतना आसान नहीं लगता है, केस का मतलब प्रेशर जो है और वो मजीद बढ़ेगा। अच्छा, एक राय रही है, हमारे जो कॉलीग्स हैं, सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, वो कहते हैं कि ये जो अभी भी जो पोलराइजेशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, इससे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस पर हमला हो रहा है। अब मेरी राय से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मैं इस पूरे मामलात को इन अ पॉजिटिव लाइट देखती हूँ। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि एक बहस हो रही है। एक जमहूरियत में एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन होता है, और वो बहस और डिबेट से होता है, जहाँ पे आप उस किस्म के सवाल पूछते हैं जो पहले आपने नहीं पूछते। उससे आपका जमहूरी निज़ाम जो होता है मजबूत होता है, क्योंकि हमारे मुल्क में दो ऐसे इदारे हैं लीना, एक एस्टैब्लिशमेंट है और एक हमारी अदालतें हैं जो अपना एहतसाब नहीं करना चाहती, जिनके बारे में हमें ये तक नहीं पता कि एक जो जज हैं उनकी तनख्वाह कितनी होती है, वो पर्क्स कितने लेते हैं, या एक जनरल जो है उनकी तनख्वाह कितनी होती है, वो पर्क्स कितने लेते हैं। तो पहली बार हमारे मुल्क में एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो रही है जिसमें सवाल पूछे जा रहे हैं कि बेंचेस कैसे बनते हैं, फैसले कैसे किए जाते हैं, जजेस अपॉइंट कैसे होते हैं, और आप सियासतदानों से तो पूछते आए हैं कि वो सादिक और अमीन है या नहीं, लेकिन आज पूछा जा रहा है क्या वो डिबेट वहां तक ना होती जो पार्लियामेंट के अंदर उसके ऊपर बहस होती, चले आप कानून साजी कर रहे थे उसमें आप मुखालफत और उसकी हक में जो राय थी वहां पर बहस करवा लेते, इवन चले अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने थे, अपने अंदर बैठ के आराम से मीटिंग बुलाते करते, बट ये ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर, एक जज का एक बेंच का फैसला मंसूख किया जाता है, एक दूसरा बेंच बिठा के रजिस्ट्रार को डी नोटिफाई कर दिया जाता है, फिर उसको रिटेन कर लिया जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। वुड यू स्टिल कॉल दिस पॉजिटिव? अलीना देखिए, I would still call this positive, क्योंकि आप मीडिया के पास क्यों जाते हैं? आप कोई भी सियासतदान हो, कोई जज हो, वो मीडिया के पास इसलिए जाता है क्योंकि अंदर उसके इंस्टीट्यूशन में उसको सुना नहीं जा रहा। और पहली बार ये जो सारी चीजें जो अंदर ही अंदर होती थी अब ये बाहर आ रही है। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहूंगी, अमेरिका में भी इसी किस्म की कुछ बहस हो रही है पिछले 1 साल से, और वहां पे तो जजेस से ये भी कहा जा रहा है कि जजेस के जो बेंचेस हैं उसको एक्सपैंड किया जाए, बल्कि वहां पे जो उनकी पार्लियामान है उनके पास तो ये तक इख्तियारात हैं, उनकी जो कांग्रेस है, कि वो ये तक फैसला कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कौन से केसेस सुन सकती है और कौन से केसेस नहीं सुन सकती। अगर वो केस सब जुडिस भी होगा तो तब भी कांग्रेस वोट कर सकती है कि आप ये केस नहीं सुन सकते। तो ये चीजें जो होती हैं, ये मेरे ख्याल से आहिस्ता ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रही है, एक ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, और मैं उम्मीद करूंगी कि जो दूसरा अदारा है हमारे मुल्क में जो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता, उसके बारे में भी हम उनसे भी कभी ना कभी ये सवाल पूछ सके। भट्टी साहब, आप अग्री करेंगे इस राय से? पहली बात कि अमेरिका में भी ऐसा ही हो रहा है, अमेरिका में भी हमारा ट्रंप मौजूद है। अब तो अमेरिका को हमारे मसाइल ज़रा ज़्यादा आसानी से समझ जाने चाहिए। तो दूसरी बात, मैडम शेख सवाल पे आते हैं। भट्टी साहब, वैसे 1 मिनट, सवाल पे आने से पहले ट्रंप कितनी आराम से पेश हुए सर, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने की कार्रवाई थी सर, आए बस एक गली रुकी, उतरे कोर्ट रूम में गए, बस सुकून से फर्द जुर्म आयद हुई, खत्म। हमारे यहाँ पे क्या नारे लगवाए सर, फिर ये जिनके बारे में पूरा आर्टिकल छपा है कि वो कैसे एक रिपब्लिकन सेनेटर से पैसे ले रहे थे, उनके यॉर्ट पे फिर रहे थे, और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वहां पे तो कोई नहीं कह रहा कि ये अटैक है ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जी भट्टी साहब। मैडम शेख, आज खुद नोटिस नंबर 4/2022 तारीख 29 मार्च मुतकब्बराना आमरीत की धुंध में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। क्या जुमला है, वाह, अरे वाह, क्या खूबसूरत जुमला है, रूह तक खुश हो गई है। आज महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत वक्ती तौर पे भूल गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर आमरीत की धुंध
मतलब चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला आमरीत की धुंध, मतलब 6 रुकनी बेंच का फैसला आमरीत की धुंध। बस सारी की सारी जमहूरियत जस्टिस फायज़ ईसा के 3 रुकनी बेंच में सिमट गई। हमारे जमहूरियत परस्त और आइन परस्त उमर अता बंदयाल साहब जमहूरियत बचाते बचाते वन मैन शो से होते हवाते आमरीत की धुंध में चले गए। याद आया मैडम शेख कि आमरीत की धुंध में होता क्या है? आमरीत की धुंध में होता है आईने पाकिस्तान नज़र नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट नज़र नहीं आती, जमहूरियत नज़र नहीं आती, जमहूरियत की रूह इलेक्शन नज़र नहीं आते, जमहूरियत की रूह जमहूर और जमहूरी मसाइल नज़र नहीं आते। यही डिक्टेटर करता है तो वो डिक्टेटर बन जाता है और वो गद्दार, और आर्टिकल 6 उस पर लगाया जाता है। लेकिन जब यही जमहूरी चोगे पहने लोग मतलब आज हुक्मरान इत्तेहाद कर रहा है तो ये स्टिल जमहूरी है और स्टिल हक पर है। इस हिसाब से तो आज हुक्मरान इत्तेहाद पीडीएम वाले भी आमरीत की धुंध में हैं और इस धुंध में अंधाधुंध दौड़े जा रहे हैं। सवाल ये है मैडम शेख कि क्या सियासी जमातों को बैठना चाहिए? बैठना चाहिए, ज़रूर बैठना चाहिए, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बैठना चाहिए। मैडम शेख बदतरीन सियासी बहरान है, बदतरीन आइनी बहरान है, बदतरीन अदालती बहरान है, दहशतगर्दी की जंग है और इस सारी हांडी को तड़का लगा रहा है बदतरीन मुआशी बहरान। ठीक है। जमहूर मतलब इकबाल के शाहीन आटे की लाइनों में है, कायदे आज़म के ख्वाब की ताबीर इन लोगों ने हमें महंगाई बेरोज़गारी गुर्बत में दी है। 1 साल में पीडीएम हुकूमत मुल्क व कौम का सवा सत्यानाश कर चुकी है और आखिरी बात, ये हुकूमत फेल हो चुकी है। ये कंपनी नहीं चलेगी, ये कंपनी जिसको खींचते जाएं नहीं चलेगी। ये बुरान कब तक है कोई किसी को पता नहीं इस कंपनी में। इन बुरानों से निकलना कैसे है कोई पता नहीं पर इन कंपनी को। अब आप पार्लियामेंट की तरफ आ रहे हैं, सब मिलकर बैठे इससे पहले कि देर हो जाए, सब मिलकर बैठे कि इससे पहले देर हो जाए। मैडम शेख सब मिलकर बैठे। आपका सवाल ये था कि इस हुकूमत को नहीं पता कि बुरान कब तक है और इससे निकलना कैसे है। सारे बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, इससे पहले देर हो जाए। खुदा के लिए हमारे लिए बैठ जाएं, 24 करोड़ लोगों के लिए बैठ जाएं, इन 21 लाशों के लिए बैठ जाएं जो आटे की लाइनों में लग के चली गई हैं, और उन सफेद पोशों के लिए बैठ जाएं जो कल तक दे रहे थे आज मांगने पर मजबूर हो गए। ओके, और आप समझते हैं कि ये सारे मिलके बैठेंगे और उसमें से जो एक और इदारा है सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए भी कोई अच्छा निकलेगा मामला? बेहतरी हाँ, ये मिलकर बैठे तो जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा, बेहतरी निकलेगी, कोई शक ही नहीं इसमें। सारा बरपाई इन्होंने किया हुआ है, सारा कुछ रोला। नियाजी साहब, सुप्रीम कोर्ट की तकसीम इन्होंने की है, सुप्रीम कोर्ट पर हमले इन्होंने किए हैं, सियासी बुरान इन्होंने बनाया, आईनी बुरान इन्होंने बनाया, अदालती बुरान इन्होंने बनाया। तकसीम कैसे इन्होंने की, मुझे जरा बता दें थोड़ा सा। मैडम शेख मिसाल के तौर पे, वो तो इंटरनल मामले हैं ना उनके जो बड़ी देर से चल रहे हैं। नहीं चल रहे होंगे। मैं ये आज के बुरान की बात कर रहा हूँ कि अगर नहीं, ये कैश करना मैडम शेख, ये कैश ना करवाएं, ये कैश एटीएम फेल हो जाएगा। बात ये है कि जब दोनों सूबाई असम्बलियाँ टूटी थी तो 90 दिन में इंतखाबात करवा देते तो हम यहाँ आज ये बहस ना कर रहे होते। मुतकबराना नोट तो आमरीत की धुंध, अंधाधुंध अंधाधुंध अंधाधुंध। सर आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, 90 दिन के अंदर होने चाहिए। उसके ऊपर कल भी हमने बात की थी कि जो अब इख्तलाफी नोट्स भी आ रहे हैं, इवन उसमें भी जजेस इत्तेफाक कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर होने चाहिए इलेक्शंस, उससे कोई नहीं इनकारी। लेकिन इतने बड़े बड़े मसाइल हैं सुप्रीम कोर्ट में, इंतजामी उमूर है जिसके ऊपर सर जिस तरह से मामला चल लेंगे। ब्रेक लेनी है जल्दी से, उसके बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नियाजी साहब आप कहिएगा, ये जो आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा का फैसला नोट सामने आया है, इसके ऊपर आपका टेक अवे क्या है सर, और इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आप बड़ी दफ़ा पहले बात कर चुके हैं एक पैरेलल बेंच बनने की, एक पैरेलल अदालत लगने की। क्या आपको ये उसकी तरफ मामला नज़र आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि कुछ बेहतरी हो जाएगी अगर ये पार्टीज इकट्ठे मिलकर बैठती हैं तो? अलीना, अक्सर तो ये हुआ है कि जो है कई दफा खराबी में और तोड़ फोड़ में एक तामीर का पहलू निकलता है और उसकी तरफ थोड़ा सा बेनज़ीर ने इशारा किया है। लेकिन बदकिस्मती से ये जो तोड़ फोड़ है इसमें से शायद तामीर का पहलू तो ना निकले। पता नहीं, मैं इस फिक्र मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए कि चीजें जो है ना, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट।
रियासत के मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि उसके जो इदारे जो हैं, जब मेरा मतलब कई तरीके होते हैं रियासत जब एक प्रेशर में आती है, दबाव में आती है या तितर बितौरों के करीब होती है, तो एक तो इन टोटलिटी भी आती है और इदारे भी पहले, या ये अमल भी होता है कि इदारे जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से इस तरह के जो है कसम पुर्सी का शिकार नजर आए। देखिए सिंपल बात यह है कि ये कभी भी ना होता अगर सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट ना करते। ये 90 दिन के इलेक्शन को तो हम कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि वो जिन हालात में रजिस्टर हुए कि एक म्यूजिकल फैसले हो रहे थे और इमरान खान साहब ने एक यकसू होके, एक सिंगल माइंडेड होके 10 अप्रैल के बाद, बल्कि वो तो जिस दिन कासिम सूरी साहब ने पूरे एक आइन को जो है अंडरमाइन करने की कोशिश की, तब से लेके कंसिस्टेंटली वो एक बहरान और क्राइसिस के ऊपर थ्राइव करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान की रियासत के अंदर एक इस तरीके से एक जिसको कहना चाहिए कि एजिटेशन मोड में लाके कि जिसमें रियासत किसी न किसी तरीके से सरनगू हो जाए, और वो बड़े अरसे से एक यकसुई के साथ जितने पहलू थे वो सारे ऐसे थे कि जिसमें चाहे वो IMF को आपने देखा था, फोन कॉल भी जा रही थी, शौकत तरीन साहब अपने वज़राए खजाना को कह रहे थे कि IMF को कहो कि हम नहीं लोन वापस करेंगे। फिर इमरान खान साहब का पैसे वापस जो सब्सिडी दे देना, IMF के साथ मुआहदा तोड़ना। अब ये ठीक है कि बस उनको एक मिल गई है, जो तबलचियों की एक जमात मिल गई है, एक बहुत सारे लोग मिल गए हैं हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिन्होंने दिमाग नहीं अप्लाई किया कि उस वक्त उनको ये नहीं बताया गया कि आपके सारे अमल जो है, चाहे लॉन्ग मार्च है, चाहे असम्बलियों की तहलील करना है, चाहे जेल भरो तहरीक है, ये आप सिर्फ रियासत को या रियासत के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा जो है एस्टेब्लिशमेंट है, जो एक बाजार है, उसका रोग बड़ा बेईमाना है। मैं तो उसका बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, अभी भी हूँ, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार हुए, तो उनको ये सारा दबाव में लाना चाहते थे। अब जब ये परवेज इलाही साहब के वक्त में ये फैसला ना होता, आइन को रीराइट ना किया जाता, तो ये उसके बाद अमल ना चलता, क्योंकि इमरान खान साहब की तहलील करना यह था कि किसी तरीके से एक वो जो खून गर्म रखने के लिए इसको खत्म करे। अब काजी साहब ने जो कुछ किया है, ये उन्होंने जो कल अगर उन्होंने घाव को गहरा किया है, सुप्रीम कोर्ट को लगे घाव को अतर मिनल्ला साहब ने, तो काजी साहब ने उसके ऊपर थोड़ा सा मजीद उसके ऊपर मजीद बताया कि ये उसको ऐड ही किया जो सारा मामला है। अच्छा। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है, और वो ये हुई है कि जब ये रीराइट किया गया था आइन को, उस वक्त हमने कभी हमारे मुंह से बात निकली थी। 2 दिन से जिस तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं और चीफ जस्टिस के रोल के ऊपर जो उनके साथी जज ने इशारा किया है, ये एक ऐसी चीज है कि सर अब तो हालात बहुत ही तशवीशनाक हो गए ना, लेकिन जब टेरेसा डे की तशरीह की गई थी और फेयरनेस सर हमने भी डिस्कस किया था, इसके ऊपर बड़ी बहस भी हुई थी। मज़े साहब, PDM को 1 साल भी हो गया है, आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एनिवर्सरी भी है, कल होगी गालिबन 9 अप्रैल। आप क्या समझते हैं ये जिस 1 साल बाद हम जहाँ पर आकर खड़े हैं, जिस बहरान में आके खड़े हैं, यहाँ से आगे क्या हो? क्या जैसे बेनज़ीर कह रही थी कि इसमें एक पॉजिटिविटी है, या फिर न्याजी साहब को तो यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आता पॉजिटिव, कहते हैं खुदा ना खास्ता यहाँ पर there's nothing? नहीं, हम बहुत ख़तरनाक मोड़ पर आ गए हैं। ख़तरनाक मोड़ पे इसलिए आ गए हैं कि पहले आप सुप्रीम कोर्ट को ले लें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस वक्त, चाहे वो अपने इजाफी नोट के हवाले से हो या अदरवाइज़ भी जो नज़र आ रहा है, उसकी चूँकि एक सोसाइटी बहुत पॉलराइज्ड हो गई है, पॉलिटिक्स बहुत पॉलराइज्ड हो गई है, और ये जो जजेस हैं जो इस वक्त तो बंदियाल साहब चीफ जस्टिस हैं, लेकिन उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस भी जो हैं वो एक दूसरे के सामने सफा रहे हैं। एक ऐसा तासुर मिल रहा है कि कल जो चीफ जस्टिस बनेंगे और उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे और उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे, उन सब के बारे में लोगों के ओपिनियन फॉर्म होने जा रहे हैं। अब ओपिनियंस अगर फॉर्म हो जाएं मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में, आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में, उसके बाद आने वाले चीफ जस्टिस के बारे में, तो आप सोचें कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्टैंड करेगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मसले को एड्रेस करे, क्योंकि पूरी सुप्रीम कोर्ट एट स्टेक है, पूरा निज़ाम अदल और निज़ाम इंसाफ एट स्टेक है। इसलिए कि अगर इस मुल्क में आने वाले आज से 10 चीफ जस्टिस, चूँकि एक फार्मूला डिसाइडेड है कि सीनियर मोस्ट होता है चीफ जस्टिस, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ना इस वक्त 15 जो जजेस हैं
उनके बारे में, सीनियरिटी के बारे में, कौन है नेक्स्ट, कि कौन होगा। तो अगर वो सब इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते जा रहे हैं तो इसके माने क्या हुए कि कल जब काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे, उसके बाद जब जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस बनेंगे, तो ऑलरेडी उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले मेरे, आपके, हम सबके एक ओपिनियंस फॉर्म होते जा रहे हैं। तो ये कोई अच्छी साइन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं है, इसलिए कि इशू सॉर्ट आउट नहीं हो रहे। इसी तरह पॉलिटिक्स इतनी पॉलराइज्ड हो गई है, पीपल्स पार्टी की बड़ी बेहतर तजवीज़ है, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और बार काउंसिल को भी सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बार को भी सिर्फ इस पर बात नहीं करनी चाहिए जो उनके अंदर जो ग्रीड आ रही है। नहीं, टू आस्क अ क्वेश्चन, आप कह रहे हैं कि ओपिनियंस फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन सर जो हमें अभी उसमें भी नजर आ रही है, जैसे जस्टिस काजी फायद ईसा का आज का फैसला ले लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रोसीजर के मुताबिक, आइन के मुताबिक दुरुस्त होना चाहिए। तो क्या ये फॉर्म नहीं हो रहा कि कौन आइन के मुताबिक फैसले कर रहे हैं बट किसने प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए? देखिए अलीना, 1996 में गालिबन सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस थे, तो एक एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को सेपरेट करने का एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन आया था कि एग्जीक्यूटिव का अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है। उसके बाद हमने 97 में जो चीज़ हुई वो बहुत अनफॉर्चुनेट थी। व्हाट आई मीन सर, आप ओपिनियन फॉर्म होने को ऐसे कह रहे हैं जैसे इट्स अ बैड थिंग। इट्स अ बैड थिंग बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिर्फ अपने जजमेंट से बोलते हैं, और जजमेंट्स अगर आप देखें, ये जितने नोट देखें चीफ जस्टिस के जो है, हम जुडिशियल हेयरिंग के दौरान जो रिमार्क्स रहे हैं, चाहे आप किसी हवाले से भी ले लें, जो पिछले चीफ जस्टिस है उनके भी रिमार्क, आप पॉलिटिकल लीडर्स को आप सजा देनी, आप सजा दें, ठीक है, लेकिन उनके बारे में जब आप रिमार्क्स पास करते हैं तो जजेस का ये काम नहीं होता कि वो फर्द के बारे में रिमार्क्स वो करें, वो ओपिनियन बताएं, वो फैसला दे दें, उनको सजा दे दें, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दें, जो भी देना है। तो हमारे यहाँ जो चीज़ ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, वो मुझे यही लग रहा है कि मीडिया की ग्लैमराइजेशन जुडिशरी पे असरअंदाज हो रही है। क्या आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि अगर जुडिशरी बहुत ज्यादा सियासी नौयत के मामलात को एड्रेस कर रही है तो उसका असर जुडिशरी के ऊपर भी पड़ रहा है ना, इसलिए कि पोलराइज हो रही है ना। देखिए, लेकिन यहाँ पे मज़हर साहब, जुडिशरी के अंदर से जजेस कह रहे हैं कि आइन के मुताबिक जजमेंट्स नहीं आ रहे। एग्जैक्टली, ये बहुत सीरियस एक एलिगेशन है यहाँ पे। ये जो है ऑन दैट मज़हर साहब, सॉरी, really take a break. एक सेकंड, न्यारी साहब, मुझे पता है सब बोलना चाहते हैं इसके ऊपर, मुझे बस एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा सर। माजरत के साथ हमें ब्रेक लेनी है जल्दी से, उसके बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले मज़हर अब्बास साहब ने ये नुक्ता उठाया है कि मौजूदा जो सारा का सारा मामला बना हुआ है, ख़ासकर अदलिया के अंदर, उसमें जजेस से मुतल्लिक जो तासुर आ रहा है या उनसे मुतल्लिक, उनके ओपिनियन से मुतल्लिक जो तासुर पैदा होता चला जा रहा है, बड़ा ख़तरनाक है आने वाले जजेस के लिए भी कि उनके ओपिनियन से मुतल्लिक एक राय कायम हो रही है। बेनज़ीर, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी इसके ऊपर? अलीना, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि देखें, एज लॉन्ग एज जजमेंट जो है आइन के मुताबिक हो तो ओपिनियंस में तो कोई बुराई नहीं है। ओपिनियंस तो हमारी सबके बारे में होती हैं, पूरे बहुत से, अमेरिका में भी एक ओपिनियंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, कौन से रिपब्लिकन्स हैं, कौन से डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन यहाँ पे जो इल्जाम लग रहा है अंदर से जुडिशरी की तरफ से, वो ये लग रहा है कि जो फैसले आ रहे हैं वो आइन के मुताबिक नहीं है, या जिस तरह बेंचेस बनाई जा रही हैं वो आइन के मुताबिक नहीं है। तो ये बहुत संगीन इल्जाम है जिसको एड्रेस सिर्फ चीफ जस्टिस ही कर सकते हैं। उनके बहुत से जजेस ने ये नुक्ता भी उठाया है कि जो ऑडियो लीक्स आई थी उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये खामोशी की वजह से बहुत से जजेस जो हैं वो मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से उनको मीडिया के पास जाना पड़ा है। जवाब देंगे मैं सर? जजेस मीडिया के पास तो जाते ही नहीं है। पहली चीज़ ये है, जजेस यानी क्लासिकली तो यही होता है कि जजेस अपने जजमेंट से बोलते हैं, लेकिन चलें आज एक सोशल मीडिया और मीडिया का वो ज़माना है, लेकिन जजेस अपने आप को कन्फाइंड करते हैं इसलिए कि फिर इसीलिए वो जजेस कहलाते हैं। दे हैव टू जज। जब आपको जज करना होता है, आपको एक फैसला देना होता है, तो आपको दोनों साइड सुन के एक फैसला देना होता है। इसलिए आपके जजमेंट्स में कहीं भी वो तासुर नहीं आना चाहिए कि आप किसी के साथ बायस्ड हो रहे हैं, किसी के साथ, क्योंकि
कभी भी आर्गुमेंट्स के थ्रू वो नहीं होता, हमेशा कानूनी राय दे के जजमेंट दिए जाते हैं, कानूनी राय सुन के जजमेंट दिए, यही सारी जिंदगी हमने सुना भी है, पढ़ा भी है। बट न्याजी साहब, ये जिस तासुर की मजहर अब्बास साहब बात कर रहे हैं, क्या ये इस वजह से है कि सियासी नौयत के केसेस जा रहे हैं अदालतों में और ऑब्वियसली जब इसके ऊपर फैसला देना होगा तो कुछ जजेस की राय एक तरफ होगी, कुछ की कुछ और फिर उसके बेनिफिशरीज भी होंगे, उसको कैश भी किया जाएगा, क्या इस वजह से है? क्या मामला इससे ख़राब हो रहे हैं या फिर मजहर साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ज़्यादा ख़राबी है कि शायद उनकी अपनी इंक्लिनेशन है? अलीना, मैं तो हैरान हूं कि इतना बड़ा हमारे दानिशवरों का पैनल जो है वो बिल्कुल ड्रिफ्ट कर गया है। पहले तो मुझे बताएं कि जजेस ने ओवरऑल, चाहे जो भी शामिल है, किसने मीडिया को ट्रिगर किया? मतलब कि एक मिसाल जरूर थी जो पुराने जमाने में मीडिया को किया गया, और इसके अलावा भी सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये बाज़ बार बार सुनाई देती रही है मुख्तलिफ फैसलों के अंदर, कि जिसमें जज ने कहा जी मीडिया में आपने हमारे खिलाफ ये कैंपेन चलाएंगे। मीडिया में बाकी फैसले जो पोस्ट करने होते हैं, कि मतलब काजी फैजी साहब ने फैसला पोस्ट किया, हम मीडिया न्यूज हंग्री हैं, बल्कि 22 करोड़ अवाम इस वक्त जिसको कहने के क्रेजी हुए खबर सुनने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है। मतलब आप ये देखिए, इतनी अर्ज हो न्यूज की, तो चुनाचे जैसे ही आते हैं, कल आपने देखा नहीं कि में नल्ला का फैसला, तो पाकिस्तान के 30-40 चैनल जो है वो सवाए एक ब्रेकिंग न्यूज को दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि लोगों की नीड थी, लोगों को कैटर कर रहे थे। मतलब और लोगों को इस खबर के साथ उनका पूरा मुस्तकबिल वाबस्ता है। बाकी वो काजी साहब ने फैसला दिया है, कोई नोट नहीं भेजा, और फैसला पोस्ट किया सुप्रीम कोर्ट की साइट पे, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया। मीडिया को चक्रिया तो यही असर में नन्ना ने किया, यही सारे लोग करते हैं कि जैसे फैसला आता हमारे पास भी आ जाता, आपके पास भी आ जाता, तो मीडिया पे साइट आता है। अभी तक मैं नहीं समझता हूँ कि जजों ने इस तरह मीडिया को प्ले करना शुरू किया, जो हमारी डिस्कशन। देखिए अभी ये वाले नहीं, इससे पहले वाले जो सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कंप्लीटली बार लगा दी थी मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा था मेरे कोर्ट के अंदर जो है ना, मैं आपको ये बताऊं, बाहर से मुराद वो नहीं है, मसला ये कि जैसे रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा जो भी फैसला होगा प्रोसीडिंग होगी जैसे पहले होता था। देखिए न्याजी साहब, इसका नुकसान ये होता है, जिस तरह मैंने कहा ना कि मैंने वो प्रोसीडिंग अटेंड किए जिसमें वो वकील जो दूसरी पार्टी का वकील था, वो कह रहा था अभी तो मैंने आर्गूमेंट शुरू नहीं किया, मेरे हवाले से चीजें चलनी शुरू हो गई, मेरे क्लाइंट के हवाले से, तो ये असरअंदाज होने वाली बात है। ये बहुत ट्रिकी मामला है। देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट 2007 के बाद से ग्लैमराइज हो गई है। मीडिया आप उठा लेंगे कि कितने केसेस आप साल का उठा लें, साल में मीडिया में सुप्रीम कोर्ट कितना कवर हुआ है। वो किसी और हालात में हम इसको, लेकिन मेन इशू ये नहीं है कि मीडिया ने किया, तो ये क्राइसिस इतना गंभीर है, इतना गुंजलक है, इतना सर ये 2007 से बहुत ज्यादा हो गया ना। अच्छा मेरी गुजारिश सुनिएगा, जो जजेस की नहीं मतलब ये आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जजेस को बदयानती के दावे लगे हो। 2000 से जो 1997 का क्राइसिस था सर अरसला, उसके इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे के हवाले से भी ये तो आई थी ना ये बात। नहीं आती रहे, बेशुमार आती रहेंगी, वो अलग बात है। एक मिनट न्याजी साहब, आपस में जजेस नहीं लड़े। आप एक बात नहीं समझ रहे न्याजी साहब। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिसाइडेड है ना कि कौन अगला चीफ जस्टिस होता है, कौन अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। अब अगर उससे पहले ही एक ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाए कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से सबके एक राइटली और रॉन्गली एक ओपिनियंस बन जाएं, वो कभी भी बेहतर नहीं होगा। आप ये याद रखिए कि हम ये कोई अच्छी रिवायत कायम नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस से इस्तीफे मांगना और चीफ जस्टिस का रिमार्क्स पास करना पॉलिटिशियंस के बारे में, ये हम अच्छी रिवायत नहीं कायम कर रहे, हम डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान के सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। आप लोग जो दोनों बात कर रहे हैं, 3 साल पहले से केस किया काजी फाजिया के बारे में कि उन्हें अगला चीफ जस्टिस बनना था। किस वक्त किया? जब आसिफ सईद खोसा साहब थे उस वक्त किया, काउंसिल के अंदर केस आया। तो इसलिए ये तो बात सही है कि मक्कू ठपना था काजी साहब का कि मैं खटकता हूँ दिल जज्बा में कांटे की तरह। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था उनका। किसने किया? कुछ तल्ख हकीकतें हैं और बड़ी रियल है। एक मिनट ना सर न्याई साहब, कुछ तल्ख हकीकतें हैं और बड़ी रियल है, लेकिन ये जो हम सारी बहस कर रहे हैं इसमें एक सवाल जरूर जो मैं भट्टी साहब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। ये जो हम बहस कर रहे हैं सारी की सारी और अभी जो हम बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं आज, भट्टी साहब आपसे पूछना चाहूंगी, क्या फिर इस चीज़ के ऊपर इससे मोहर नहीं सख्त हो जाती कि जब जज साहिबान जिन्होंने अभी इख्तलाफी नोट में भी लिखा बार बार और फिर ये कहते रहे कि सियासी मामलात
के जो केसेस हैं उनको टेकअप करने से पहले, सियासी मामलात को सुनने से पहले आला अदलिया को इज्तनाब करना चाहिए। तो अगर ऐसा किया जाता, थोड़ा सा प्रिकॉशन ली जाती, तो आज ये हम सवाल ना उठा रहे होते और बहस ना कर रहे होते कि जजेस के ऊपर मोहर लग गई है, जजेस से मुतल्लिक कोई सियासी एफिलिएशन या उनके ओपिनियन से मुतल्लिक कोई रिजर्वेशंस आ रही हैं। देखिए मैडम शेख, बसद अदब अगर ये मान लिया जाए कि कल फ़ायज़ ईसा साहब का मक्कू ठप्पा जा रहा था, तो ये भी आज मान लें कि आज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का मक्कू ठप्पा जा रहा है। बसद अदब अगर ये मान लेते हैं हम कि एंटी PMLN जजेस हैं या हम ख्याल जजेस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो ये भी मान लें कि एंटी हैं इमरान खान जजेस भी होंगे और लीग के या PDM के हामी जजेस भी होंगे। तीसरी बात ये मैडम शेख के मैं बाकी सारा बहुत अच्छी बहस है आइडियल मुआशरे में, महज़ब मुआशरों में, और जहाँ जमहूरियत के 5 कोई रत्ती भर भी होती है वहाँ ये ठीक बात है कि अपने ये इधर मामला सियासी नहीं जाने चाहिए। लेकिन मैडम शेख एक सिर्फ जुमला आपकी अकल दानिश की नज़र करके छोड़े जा रहा हूँ कि ये मामला यहाँ तक आया क्यों। अगर रत्ती भर भी जमहूरियत होती, वोट को इज्जत दो होती, सिविलियन बालादस्ती होती और आइन प्रस्ती होती, तो ये जूनी असम्बलियाँ टूटी थी, इलेक्शन की तरफ चले जाते और हम आज कोई और डिस्कशन कर रहे होते। तो जब आप अपने सारे मामले आप अपने आप को जो सूट करता है वो करते हैं, ज़ाती मफादात होते हैं वो करते हैं, आइन आपकी कहते हैं कि आइन मेरी मर्जी का हो, जमहूरियत मेरी मर्जी की हो, अदालतें मेरी मर्जी की हो, तो फिर यही होता है जो हो रहा है। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, क्लोज करने से पहले पीर को एक बड़ा अहम रेफरेंस सुना जाना है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त है, जस्टिस उमर अता बंदयाल इन चेंबर उसकी समाअत करेंगे। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आगे आने वाले जो नक्शा है उसके ऊपर कैसे असरअंदाज हो सकता है? पोलराइज्ड हो गई है, इसलिए उससे पहले ही एक ज़ाहिर है चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। उमर बंदयाल साहब और जिन्होंने अपने साथ, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने सीनियर मोस्ट जज को अपने साथ ही नहीं बैठाते बेंच में, तो जाहिर है उनके हवाले से जो भी चीज़ आएगी होपफुली मेरिट पर हो, जो भी वो फैसला करें, चाहे इन चैम्बर करें। उम्मीद तो यही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रखनी चाहिए कि वो मेरिट पर फैसला करें, क्योंकि उसके अंदर उस फैसले में बायस नज़र नहीं आना चाहिए। ये उम्मीद हो सकती है, लेकिन अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को काइंडली, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बीइंग द फादर ऑफ द कोर्ट, इन्हें चाहिए कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करें। ये कोई अच्छी मिसालें कायम नहीं हो रही, ठीक है, और ताकि उमर बंदयाल साहब जब बहैसियत चीफ जस्टिस रिटायर हों तो वो एक बेहतर सुप्रीम कोर्ट छोड़ के जाएं। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।